जब से शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ यहाँ पे भाजपा जदयू का एमपी रहा है। डरते इनके बाप से नहीं है, डरेंगे जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन। यहाँ के एसपी बतलाएं, यहाँ के डीएम बतलाएं कि आखिर एसपी डीएम क्यों भट्टी साहब जैसा। और जब आपसे बातचीत करेंगे तो आप लंबी लंबी देखेंगे 5-5 मंत्रालय तेजस्वी यादव रखे हुए। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के हरियास में। बहुत सारे लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आरिफ जमाल जो एमआईएम के नेता थे, या यूं कहें तो सीवान के वो एक तरह से बैकबोन थे एमआईएम को। जिस तरीके से उन्होंने तैयार किया था सीवान की सरजमीन पे, जिस तरह से एमआईएम की बीज उन्होंने बोई थी, उनकी हत्या हो गई है। और उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए एमआईएम पार्टी के बहुत सारे नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, आपके बैकबोन कहें तो सीवान के आरिफ जमाल की हत्या हो गई, इसको लेकर बहुत ही अफसोस की खबर है। जैसे कल से रात से पता चला है, हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी असलम साहब, जिला अध्यक्ष सरवर साहब और पूरी टीम, फरहान साहब और पूरी टीम यहाँ कैंप कर रही थी। आज मोतिहारी से भी जनाजा में मेरे जिला अध्यक्ष और मेरे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, और गोपालगंज से, मोतिहारी से, पटना से, किशनगंज से, जिसको जो सब आए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उस्मान साहब ने उनके परिवार से बात की, डीएम एसपी से भी बात किया, और उन्होंने तो यकीन दिलाया है कि उस पर एक्शन होगा, पकड़ा जाएगा। क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी है, उसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना कुछ है। आप उसको किस वजह से मारा, सब लोग इसीलिए अचंभित हैं। आखिर क्या वजह हो गई है। एक नौजवान जो उभरता हुआ पॉलिटिकल इस मिट्टी का है। यहाँ राजेंद्र प्रसाद की सरजमी रही, मौलाना मजरूल हक साहब की सरजमी है। सिवान इतनी मशहूर सरजमी है, जब भी देश को ज़रूरत पड़ी सिवान ने हमेशा साथ दिया। और एक नौजवान पॉलिटिक्स कर रहा था। आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन को बिहार में राजनीति करने का हक है कि नहीं है, ये तो सरकार बताए। आखिर हॉस्पिटल में वैसा सिस्टम नहीं था, हॉस्पिटल में वैसा इलाज का व्यवस्था नहीं था। जो डॉक्टर को ट्रॉमा सेंटर को लेकर के हमने अक्सर इस बात की मुहिम छेड़ी है कि सिवान सदर अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफरल अस्पताल के नाम पे रह गया है। डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, तो फिर सदर अस्पताल का बोर्ड क्यों लगा? वही बात बोल रहे हैं, रेफरल जब बतलाएं। अवध बिहारी चौधरी साहब स्पीकर बने 72 से, तो आपको सिवान के लोग ने, आपको मिनिस्टर, एमएलए, आपकी तो संपत्ति, आपका तो सब कुछ प्रोग्रेस हो गया। यहीं गोपालगंज से चपरासी क्वार्टर लालू जी पहुंचे और आज हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। इनके बेटा डिप्टी सीएम हो गए, एक बेटा स्वास्थ्य, एक बेटा और मंत्री बन गया, बेटी राज्यसभा चले गए, पत्नी चीफ मिनिस्टर बन गए, दोनों साले राज्यसभा लोकसभा चले गए। लेकिन सिवान का, गोपालगंज का पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज में सिवान गोपालगंज पूरे भारत में आगे है। लेकिन यहाँ में एक ट्रॉमा सेंटर आप नहीं अच्छा दे पाए। आप यहाँ का अब्दुल गफूर साहब जो मरहूम हैं, उनके नाम से एक जगह नहीं दे पाए, एक कोई चौक, एक कोई कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी कोई नहीं दे पाए हैं। आप आरिफ जमाल साहब को डायरेक्ट रेफर किया, डायरेक्ट तुरंत ने क्यों यहाँ हॉस्पिटल खोले हैं? मंगल पांडे यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर थे। आखिर मंगल जी क्या किया आपने? आपकी बीजेपी जदयू के मिले हुए यहाँ की एमपी थी, दोनों जदयू भाजपा का एमपी रहा है। जब से शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ यहाँ पे भाजपा जदयू का एमपी रहा है। आखिर क्या कर रहा है इन लोग? हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मंगल पांडे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। आखिर इन लोग के पास जवाबदेही बनती है। इस एरिया, जब भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज, सबसे ज़्यादा भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने वाला अगर जिला है वो सिवान गोपालगंज छपरा है, ये सारण प्रमंडल है। तो इस इलाके में क्यों नहीं हो रहा है प्रोग्रेस भाई? सिर्फ टैक्स लीजिएगा क्या? मेरे लोग अपने घर परिवार, बीवी बच्चा को छोड़कर दिल्ली, बॉम्बे ही नहीं विदेश में जाकर काम कर रहे हैं। आपको हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू दे रहा है, डबल टैक्स दे रहा है, और आप फॉरेन एक्सचेंज दे रहा है, भारत की इज्जत बढ़ा रहा है। आप रोजगार बिहार सरकार, भारत सरकार नहीं दे पा रही है, बेचारा प्राइवेट जगह काम कर रहा है। और वहाँ के लोगों के दुख सुख में आप खड़े नहीं है। वहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ अच्छा कॉलेज नहीं है, सड़कों का हाल वही है, दयनीय स्थिति है। और जब आपसे बातचीत करेंगे तो आप लंबी लंबी देखेंगे 5-5 मंत्रालय तेजस्वी यादव रखे हुए। बतलाएं ना कि आप कहाँ से, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े, कैम्ब्रिज से पढ़े, जॉन हॉपकिंस से पढ़े, कहाँ से पढ़े, हेल्थ में क्या स्पेशलाइजेशन आपका है? जो आपका डॉक्टर, वहाँ पे डॉक्टर, उनके परिवार का कहना है डॉक्टर भी नहीं था वहाँ अवेलेबल, तुरंत रेफर कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल से चले गए थे। भाई आखिर क्या सिस्टम? सिवान गोपालगंज जो है रेवेन्यू में आगे, मदद अपने से लोग रोजगार खड़ा करके अपना घर मकान बनाए। आखिर सरकार का क्या दायित्व बनता है? सीमांचल के साथ वैसे ही सौतेला व्यवहार, मिथिलांचल के साथ वैसे ही सौतेला व्यवहार, चंपारण के साथ वैसे ही सौतेला व्यवहार, सारण के साथ वैसे ही सौतेला व्यवहार। आखिर क्यों? आखिर आपको तो नीतीश जी को तो 8 बार मुख्यमंत्री बना दिया, कभी भाजपा के कंधे पर, कभी राजद के कंधे पर। आपने क्या किया? ये मिट्टी तो इतनी जरखेज है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या किया?
आप तेजस्वी यादव की सुरक्षा में 1000 करोड़ खर्च हो रहा है, नीतीश जी की सुरक्षा में 1000 करोड़ खर्च हो रहा है, लेकिन मेरा मासूम आरिफ जमाल चला गया, 3 यतीम बच्चे हो गए, उसके लिए कौन खड़ा रहेगा? बतलाएं तेजस्वी यादव की अब कब खड़े होंगे, नीतीश जी कब खड़े होंगे? शिशवन ढाला भी बहुत बड़ा मुद्दा बना, लोग बोला बता मेरे रहे लोगों ने हैं, कहा। लोग बता रहे हैं कि शिशवन ढाला के बंद होने की वजह से भी उनकी जान चली। तब मेरे बोला लोगों ने, बतलाएं यहाँ के एमपी कविता सिंह, यहाँ के मंगल पांडे, यहाँ के अवध बिहारी चौधरी, बतलाएं कि इन लोग क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव यही सिसवन डाला से गोपालगंज जाते होंगे, जब वो जाते हैं तो सब आगे पीछे स्कॉट रहता है, खुल जाता होगा। तेजस्वी जी, लालू जी, रबड़ी जी, नीतीश जी, अवध बिहारी जी, आप तो आगे पीछे स्कॉट सायरन बजा के चला जाता है, लेकिन एक मासूम तो चला गया आपके ढाला के बंद होने से, मेडिकल इलाज सही नहीं मिल पाया उसको, उसका कौन जवाब दे? क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। यहाँ के एसपी बतलाएं, यहाँ के डीएम बतलाएं कि आखिर एसपी डीएम क्यों भट्टी साहब जैसा डायनेमिक डीजीपी बन के आए, उनसे अब उन पर सवालिया निशान हो रहा है कि ऐसा डीजीपी जो डायनेमिक है, जो ड्राई ऑनेस्ट लोग कहता है, उन पर सवालिया उठ रहा है कि आपका एसपी डीएसपी डीएम सिस्टम क्या कर रहा है? भाई डीजीपी साहब को पूरा हिंदुस्तान कहता है, पूरा बिहार कहता है कि डीजीपी साहब इज ड्राई ऑनेस्ट, वेरी डेडिकेटेड, वेरी इम्पार्शियल मैन, लेकिन आखिर नीचे वाला सिस्टम क्या कर रहा है? क्या राजद के आने से जंगल राज 2 हो गया है? यही लग रहा है। तेजस्वी जी अपने लोग को शायद शह दिए हैं, क्या दिए भगवान जाने। आरिफ जमाल की हत्या को किस तरीके से लेते हैं, क्या करेंगे? ये इसके लिए हम अभी अख्तरुल साहब आ रहे हैं, डीजीपी साहब से मिलेंगे, हम होम सेक्रेटरी से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, मुख्यमंत्री को भी ये बात बोलेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे, परिवार को आप पैसा दीजिए, नौकरी दीजिए। किसी क्या वजह है? आखिर एक नौजवान अपना कैफे खोल रहा था, कैफेटेरिया चला रहा था, आप क्यों मारिएगा उसको? क्यों आप ऐसा लॉलेसनेस बनाए हुए हैं जो मार देगा? या अपोजिशन क्या राजनीति नहीं कर सकती है? बोल देंगे कि असलम साहब आप चुनाव मत लड़िए, फरहान साहब चुनाव मत लड़िए, शमीम साहब चुनाव नहीं लड़िए, सरवर साहब चुनाव नहीं लड़िए, दिलीप जी चुनाव नहीं लड़िए, अब गोपालगंज, सिवान, छपरा, बिहार में कोई दूसरी अपोजिशन पार्टी चुनाव नहीं लड़े। यही तेजस्वी जी, नीतीश जी चाहते हैं या भाजपा चाहती है? बतलाए। क्या एमआईएम को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है कि 100% एमआईएम टारगेट किया गया है। के जो कार्यकर्ता हैं वो डर जाएं और राजनीति में ना आएं? देखिए 100% टारगेट है। अख्तरुल साहब का सुरक्षा के लिए आईबी क्लियरेंस दिया, आज तक नहीं दिया। भाई यहाँ लोग इतना, आपके यहाँ गुंडा राज है, आपके यहाँ बाहुबलियों का राज है, और आप मेरे लोग को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। आखिर लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं कि नहीं आप रखते हैं? आपको क्या लगता है अब एमआईएम के जो नए उभरते हुए नेता हैं, या जिस तरीके से एमआईएम दिनों दिन सीवान में मजबूत हो रही थी, अब उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, लोग डरने लगे हैं? देखिए डरता तो कोई नहीं, मुसलमान सिर्फ डरता है, अल्लाह से डरता है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, उसका ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पे। सिवान क्या, हम हिंदुस्तान के किसी कोना पे रहेंगे, हम आरएसएस के गढ़ नागपुर में भी रहेंगे तो वहीं पर बोलेंगे। वो सब डरने वाले हैं, मजलिस डरने वाली की जमात नहीं है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सालारे मिल्लत ने यही तरबियत दी है, डरते इनके बाप से नहीं है। डरेंगे, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मरेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से लॉलेसनेस फैलाए हैं, हम एक्सपोज करते रहेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। आप हमारी आवाज़ को नहीं बंद कर सकते। आरिफ जमाल तो चले गए, मौत से तो डर लगना चाहिए। एकदम नहीं डर लगेगा। आरिफ जमाल के आदिल भी जा सकते हैं, तैयार है मौत के लिए। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पे मेरा ईमान है, जिस दिन होगा मौत, जिस दिन अल्लाह लिख दिया लोहे महफूज पे, उस दिन जाएंगे। लेकिन तब भी इनको एक्सपोज करेंगे, इनको बोलेंगे। मेरे लीडर पे 6 गोली चली, पार्लियामेंट पे बोला कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप मोहसिन शेख को सिक्योरिटी दीजिए, आप तबरेज अंसारी को दीजिए, मुदस्सिर को दीजिए, पहलू खान को दीजिए, जुनैद को दीजिए, नसीर को दीजिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के शागिर्द हैं। अख्तरुल साहब पे इतना हमला हुआ, अपोजिशन इतना घेरा, हर तरीके से उन पर हमला होता है। अभी जान से मारने की धमकी उनको मिली, वो भी डर के बेखौफ घूम रहे हैं पूरे बिहार को। हम तो जद्दोजहद करेंगे, हम तो अल्लाह से डरते हैं। उनको खबर कर दीजिए, जितना जो करना है कर ले, हयात मौत का मालिक अल्लाह है, यही मेरा ईमान है। ओवैसी साहब से बात हुई क्या उनके परिवार को लेकर के? एमआईएम क्या कुछ करने जा रही है? चूँकि जिस तरीके से उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, माली हालत भी उनके काफ़ी कमज़ोर है, इसको लेकर के एमआईएम क्या करेगी? इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, दुख में भी खड़े हैं, सुख में भी खड़े हैं। 100% एमआईएम खड़ी है। मेरे पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उन लोग राब्ते में रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, ज़रूर करेंगे। 100%। हमने कहीं से सुना कि आपने उनके बच्चों को हॉस्टल में वगैरह में शिफ्ट करने की आज तो ये बात ही हुई है। वहाँ पर मेरे पार्टी के असलम साहब थे, फरहान भाई थे, शमीम साहब थे और शहाबुद्दीन भाई थे, सिराज साहब थे। सब लोग मशवरा अपना दे रहे थे कि इनका क्या करना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके किफ़ालत करें, पढ़ाई के लिए जो बेहतर होगा हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है।
तो ये थे हमारे साथ एमआईएम के युवा प्रदेश अध्यक्ष जो बता रहे थे कि एमआईएम जो है वो किसी से डरता नहीं है। आरिफ जमाल की हत्या ज़रूर हो गई है लेकिन एमआईएम के हौसले में कहीं से कमी नहीं आई है। आरिफ जमाल की हत्या के पीछे जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके से उजागर करना है और जिस तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर के काम करना होगा एमआईएम तैयार है और लगातार एमआईएम आरिफ जमाल के परिवार के साथ है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।